नमस्कार, मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इस वक्त हमारे बीच लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान हमारे बीच मौजूद है और आज हम उनसे बातचीत करके आपको बताएंगे कि आखिर उनकी पार्टी का एजेंडा क्या है, उनकी पार्टी चाहती क्या है और उनकी पार्टी में आने वाले मुद्दे कौन से होंगे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। तो जी, आप अपना परिचय दीजिए। और मैं रामगोपाल उत्तम हूं। कई पार्टियों में घूमते हुए मैंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, अर्जक अधिकार दल जी। लेकिन हमने देखा कि केवल उत्तर प्रदेश में लगभग 3,500-4,000 पार्टियां पंजीकृत हैं। तो अलग अलग हम लोग कुछ कर कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमने अपनी पार्टी को, हम 5 लोगों ने अपनी पार्टियों को मर्ज करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक पार्टी बनाई है। इस पार्टी में मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। जी, तो आपने कमेरा समाज की किस समस्या पे काम किया है और उसके उत्थान के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी चिंता है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति। ये सबसे हमारा देश पीछे जा रहा है। तो इन नटसेल हमारी मुख्य समस्या है देश। हम देश को पीछे जाता नहीं देख सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि देश का समन्वित विकास हो, हर इंसान को उसके श्रम का पूरा पूरा पैसा मिले और हर इंसान को सम्मान मिले। हमारी सरकारें, जो भी सरकारें आई हैं, वो क्या करती है, खैरात बांट रही हैं। हर इंसान को भिखारी बना दिया है और खैरात के सहारे उसको जिंदा रखना चाह रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 138 करोड़ लोगों में वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांटकर रोटी खिला रहे हैं। इसका दूसरा पहलू देखिए कि जिस देश में लगभग 60% लोग अपनी रोटी नहीं कमा सकते, वो भीख पर या सरकार के दान दक्षिणा पर आधारित हैं, उनकी जीविका चल रही है, उस देश का क्या होगा? हमारे किसानों मजदूरों के बच्चे, किसान 24 घंटे मेहनत करता है। हमारे जितने भी नागरिक हैं, जो भी देशवासी हैं, हर इंसान का कतरा कतरा किसानों की कमाई से बना है, किसानों की मेहनत से बना है, लेकिन वो अपना पेट नहीं भर पा रहा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। अगर वो अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, बेकार है, कुछ कर नहीं सकता, तो उसको दान दक्षिणा देना उचित है। लेकिन किसान जो हम सबको जिंदा रखता है, हम सबका भरण पोषण करता है, उसको दान दक्षिणा देने का क्या मतलब है? इसी तरह मजदूर, झोपड़ी से लेकर महल तक, मंदिर, रोड, सड़क, रेल, सब हमारे मजदूर बनाते हैं। खदाने हमारे मजदूर चलाते हैं, कल कारखाने हमारे मजदूर चलाते हैं, और उनको खैरात बांटनी पड़ रही है। क्यों? उनकी मेहनत का पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा? तो हमारी चिंता ये है कि हम पूरे देशवासियों को काम में लगाएं और काम का उनको समुचित रिवार्ड दें और साथ में सम्मान भी दें। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आप कैसे उपाय लेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे आपकी ये जो बेरोजगारी है, ये शब्द है, ये हट जाए से? बेरोजगारी हटाने का हमारे सामने चीन एक उदाहरण है। उपजाऊ जमीन उसके पास हमसे बहुत कम है। जी, जमीन ज्यादा है लेकिन उपजाऊ जमीन उसके पास हमसे बहुत कम है, और पॉपुलेशन हमसे ज्यादा थी। लेकिन उसने अपने पूरी पॉपुलेशन को काम में लगाकर और इतना आगे बढ़ गया। वर्ष 1976 में चीन हमसे पीछे था आर्थिक फील्ड में,
जहां हमारे देश की एक आदमी की औसत आय अगर 100 थी तो उसकी 80 थी, लेकिन आज वो हमसे करीब, हमारे यहां एक आदमी की औसत आय से उसके यहां 7 गुना 8 गुना ज्यादा है औसत आय। वहां कोई गरीब नहीं है। उसने चैलेंज कर दिया है कि विश्व बैंक को कि हमारे यहां एक गरीब आदमी ढूंढ के दिखा दो। हमने अपना गरीबी खत्म कर दिया है, लेकिन हम जो है और पीछे जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने किस तरह से उत्पादन को, जन जन को उत्पादन से जोड़ा और पूरे विश्व की फैक्ट्री बन गया वो। पूरे विश्व के लिए उत्पादन करके सप्लाई करता है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहां सबसे सस्ता मजदूर है, हमारे यहां सबसे सस्ती कृषि उपज है, फिर भी हम पीछे हैं। हम उत्पादन नहीं कर पा रहे। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अंतर बराबर बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां जो है हम मंगाते बाहर से ज्यादा हैं, भेजते कम हैं। तो ये स्थिति बदलनी पड़ेगी। हम ये बदलेंगे। हम चाइना के तर्ज में अपने हर नागरिक को काम में लगाएंगे और काम का वाजिब दाम देंगे। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही संसाधनों के अभाव में हमारे यहाँ का 70% नौजवान अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं कर पा रहा। आप सोचिए, जिस देश का 70% नौजवान शारीरिक और बौद्धिक विकास से वंचित रह जाएगा, उसका भविष्य क्या होगा? हम इसका एक ही रास्ता है कि हम हर नौजवान को काम में लगाएं। काम में न लगने की वजह से हमारे नौजवान भटक रहे हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, उनमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर हर इंसान को सम्मान मिले, काम मिले और काम का वाजिब दाम मिले, तो इन सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो जैसे कि अभी अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिली, तो सर आपकी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए किन उपायों का प्रयोग करेगी? देखिए, कोई भी काम सफलता के लिए हमारे प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं जी। पहला मीडिया, दूसरा जुडिशियरी, तीसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन चारों स्तंभ जब तक हमारे मजबूत नहीं होंगे, तब तक ना तो हम सत्ता में पहुंच सकते हैं, और पहुंच भी गए तो हम उसको सही ढंग से चला नहीं पाएंगे। जैसे किसान मजदूर वर्ग के बहुत से लोग नेता बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश को सही दिशा में चला नहीं पाए। तो हमारा प्रयास है कि हम मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सब में बराबर जोर दें। ये नहीं कि हमें नेता बनना है, हम नेता बनेंगे, बाकी मीडिया कहीं जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग जो है न्यायपालिका में जाएं या ना जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग कार्यपालिका में आगे आए या ना आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग जो है प्रशासनिक सेवाओं में आए या ना आए, उससे हमें, इससे हम लोग यही नहीं, सत्ता से दूर तो जा ही रहे हैं, लेकिन हम अगर सत्ता में आ भी गए तो देश को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे। तो इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, नौजवानों को, कि वो मीडिया में जाएं और एंकर बने, पत्रकार बने, और इसी तरह से हम जो हमारे समाज के या हमारी विचारधारा के समृद्ध लोग हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे बराबर प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने मीडिया हाउस बनाएं। हम इसके बाद जो है न्यायपालिका में सुधार भी करना चाहेंगे। हमारी पार्टी ये मांग रखी गई है कि उच्च IAS के तर्ज पर, जिस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक कमीशन है, एक आयोग है और सिलेक्शन करता है, उसी तरह से उच्च न्यायिक सेवा आयोग बने और उच्च न्यायिक सेवा आयोग में सब इससे लिए जाएं। हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। हम शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। जब लोग शिक्षित होंगे,
जब लोग हर विषय में उनका दिमाग खुलेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, न्यायपालिका में भेजने के लिए, कार्यपालिका में भेजने के लिए और मीडिया में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी सर, आपने सब कुछ बताया, बेरोजगारी हो गई और मीडिया, जुडिशरी, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो हॉस्पिटल्स और ये सारी जो रोजाना डेली की चीजें हैं उस पे आप किस तरीके से काम करें? क्योंकि अगर बात करें देश की, तो देश पूर्ण रूप से अब भी विकसित नहीं है, वो विकास की राह पर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जी देखिए, जो आपका रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, जी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तो मैंने बता दिया नटशेल में कि हम किसी का मकान नहीं बनवाएंगे, किसी को रोटी नहीं खिलाएंगे, जी, किसी को खैरात में कुछ नहीं देंगे। हर इंसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम पैसा देंगे और सम्मान देंगे। अब रही बात पढ़ाई और दवाई की, पढ़ाई में हम अब भी कोशिश कर रहे हैं, विद्यालय में जाते हैं, टीचरों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाएं, समय से पढ़ाएं, केवल उनका ध्यान जो है खिचड़ी पर न केंद्रित करें। इसी तरह से हम हॉस्पिटल में भी पहले स्टेज में हम हॉस्पिटल में की व्यवस्था ठीक करेंगे। ये चीज जो मौजूदा सरकार कर रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस टाइप कुछ चला रही है कि गरीब आदमियों को फ्री सुविधा मिलेगी अस्पतालों में, वो अच्छी सुविधा है, लेकिन इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाना होगा। मैं देख रहा हूं कि तमाम प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं कि वो मरीजों को फर्जी भर्ती कर लेते हैं और उनका बिल बनाकर सरकार से पैसा लेकर बदरबाद कर लेते हैं। तो इसी तरह से सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। ये अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो हमारी दवाई की समस्या भी हल हो जाएगी। जी, तो ये थे हमारे लोक सुरक्षा पार्टी से, और इन्होंने जो भी बताया, जो भी इनके एजेंडा थी, जो भी इनकी बातें कही गई थी, सच में ये सोचने लायक है और इसके अलावा इस पर चर्चा करने लायक भी है। साथ ही बेरोजगारी, सुरक्षा और पढ़ाई जैसे जो बेसिक मुद्दे हैं जिन पे आज तक काम नहीं किया, साथ ही गरीबी को लेकर भी उन्होंने कई चीजें बोली कि जैसे उन्होंने बताया गरीबों को बांटना नहीं है, गरीबी कम करनी है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।